क्या ऑपरेशन सिंदूर में अपनी इन्वॉल्वमेंट को चाइना की तरफ से अभी ऑफिशियली स्वीकार किया गया है? भारतीय डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में अभी इंपोर्टेड बैटरी की जरूरत क्यों खत्म होने वाली है? और डायनेटन सिस्टम का चील वे भी इंडियन आर्मी के लिए क्या सच में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ऑपरेशन सिंदूर और चाइना पाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ से है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद चाइना की तरफ से पहली बार पब्लिकली बात एक्सेप्ट किया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को भारत के साथ हुए 2025 के 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान टेक्निकल असिस्टेंस को प्रोवाइड किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में एवीआईसी यानी एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के इंजीनियर जांग हेंग ने यह बात कंफर्म किया कि उन्हें पाकिस्तानी एयरफोर्स को ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए डिप्लॉय किया गया था। सिंपल भाषा में बोले, चाइनीज इंजीनियर डायरेक्टली पाकिस्तान के मिलिट्री बेस पर मौजूद थे और चाइनीज ओरिजिन फाइटर एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम को ऑपरेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। अब सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पाकिस्तान के चाइनीज ओरिजिन J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। जांग हेंग ने इंटरव्यू के दौरान ये बात क्लेम किया है कि पाकिस्तानी J-10C फाइटर ने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक रफाल फाइटर जेट को शूट डाउन किया था, लेकिन अभी तक इस क्लेम को लेकर भारत की तरफ से कोई भी वेरिफिकेशन नहीं दिया गया है। हालांकि एक रफाल बठिंडा के आसपास डैमेज होने के कुछ संकेत जरूर मिले थे, लेकिन ये किस चीज से हिट हुआ था इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दिया गया है। लेकिन खास बात यह कि पाकिस्तान दुनिया का पहला और इकलौता फॉरेन ऑपरेटर है जो कि अभी J-10C सीरीज को ऑपरेट कर रहा है। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट चाइनीज J-10C फाइटर जेट, उसका AESA रडार और चाइनीज VVR मिसाइल का रियल कॉम्बैट टेस्ट बन गया था। अभी अगर चाइना और पाकिस्तान के डिफेंस रिलेशन को देखें तो पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान रैपिडली चाइनीज मिलिट्री इकोसिस्टम की तरफ शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। फाइटर जेट से लेकर सबमरीन्स, ड्रोन्स, फ्रिगेट्स और मिसाइल सिस्टम तक पाकिस्तान अभी लार्ज स्केल चाइनीज हार्डवेयर को इंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच पाकिस्तान के टोटल आर्म इंपोर्ट का 80% से ज्यादा हिस्सा चाइना से आया है। अभी फ्यूचर में पाकिस्तान को चाइनीज J-35A स्टेल्थ फाइटर भी मिलने की रिपोर्ट सामने आ रही है। कुल मिलाकर चाइना के पब्लिक एडमिशन ये बात क्लियर इंडिकेट करता है कि अभी बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन से वेपन सप्लाई करने तक लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि ऑपरेशन लेवल पर सपोर्ट और बैटलफील्ड इंटीग्रेशन तक चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो कि भारत के लिए अभी से ही एक टू फ्रंट सिचुएशन को क्रिएट करता है। अगला अपडेट भारत के सबमरीन इंडोनेशियन प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से डिफेंस सेल्फ रिलायंस की तरफ एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन को अचीव किया गया है, क्योंकि इंडियन नेवी के स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले मेन बैटरीज को अभी सक्सेसफुली इंडोनाइज कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मजगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड यानी MDL की तरफ से इंडियन नेवी के साथ मिलकर जर्मन ओरिजिन सबमरीन बैटरीज को रिप्लेस करके अभी इंडियन कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज की तरफ से डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किए गए बैटरीज को इस्तेमाल करना शुरू किया है। सिंपल भाषा में बोले तो अभी भारत अपने फ्रंटलाइन सबमरीन के लिए फॉरेन बैटरी पर डिपेंडेंसी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन नेवी के पहले 3 स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन्स में जर्मनी की हैगन बैटरीज का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन सस्टेन इंडोनेशियन एफर्ट के बाद चौथे सबमरीन से मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से एक्साइड इंडस्ट्रीज की तरफ से सप्लाई किए गए बैटरी का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। अभी सबमरीन बैटरीज को नॉर्मली एक सिंपल कंपोनेंट मान लिया जाता है, लेकिन रियलिटी में यह डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का सबसे क्रिटिकल और सबसे सेंसिटिव सिस्टम होता है। जब सबमरीन अंडर वाटर ऑपरेट करते हैं तब प्रपल्सन सिस्टम और ऑनबोर्ड सिस्टम को पावर प्रोवाइड करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, और बैटल कंडीशन में भी सबमरीन इन्हीं बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अंडर वाटर डीजल जनरेटर चलाया नहीं जा सकता और सरफेस पर आने से सबमरीन आसानी से डिटेक्ट हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर एक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन में अभी लगभग 360 बैटरी सेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो इसका सबसे बड़ा फायदा फॉरेन डिपेंडेंसी का कम होने पर होने वाला है, क्योंकि सबमरीन बैटरी ट्रेडिशनली बहुत ही लिमिटेड फॉरेन सप्लायर के कंट्रोल में रहे और अभी इंडिजिनस प्रोडक्शन होने की वजह से मेंटेनेंस, सपोर्ट, रिप्लेसमेंट साइकिल और वॉर टाइम सप्लाई रेजिलियंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्साइड बैटरी प्रोग्राम की वजह से भारत को लगभग 18.8 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज सेविंग भी हुआ है। साथ ही फ्यूचर प्रोजेक्ट 75 सबमरीन और DRDO के IP सिस्टम के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल फाउंडेशन क्रिएट करने वाला है।
अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस यूएवी इकोसिस्टम की तरफ से है। अभी डायनाटॉन सिस्टम यानी डायनामिक टेक्नोलॉजी की सब्सिडियरी कंपनी की तरफ से एक नया चील वीटॉल यानी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबल सर्वेलेंस यूएवी का अनवील किया गया, जो कि एडवांस टैक्टिकल रिकॉनेंस मैपिंग और पर्सिस्टेंट सर्वेलेंस मिशन के लिए स्पेशली डेवलप किया गया है। सिंपल भाषा में बोले तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस ड्रोन होने वाला है, जिसे बैटलफील्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। अभी इसका सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका वीटॉल यानी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी होने वाली है, यानी इसे ऑपरेट करने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आज की मॉडर्न वॉरफेयर एनवायरनमेंट में जहां क्विक डिप्लॉयमेंट और फ्लेक्सिबल आईएसआर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, वहां ऐसे सिस्टम का स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी चील यूएवी का एक और खास एस्पेक्ट इसका मॉड्यूलर मल्टी इंजन आर्किटेक्चर होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कस्टमर इस यूएवी में यूरोपियन ऑरिजिन, ऑस्ट्रेलियन ऑरिजिन या फिर कंप्लीटली इंडिजिनस इंडियन डेवलप इंजन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सिंपल भाषा में बोले तो भारत अभी एक ऐसा यूएवी प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है जिसे अलग अलग कंट्रीज के ऑपरेशन और एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। अब स्पेशली इसका इंडिजिनस इंजन ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इससे इंडियन ऑपरेटर्स को फॉरेन सप्लाई चेन डिपेंडेंसी कम करने का मौका मिलने वाला है। अब वॉर टाइम या जियोपॉलिटिकल टेंशन के दौरान इंपोर्टेड इंजन का सप्लाई डिस्ट्रप्शन का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूएवी में ऑस्ट्रेलिया का ऑर्बिटल 150 HFE हैवी फ्यूल इंजन ऑप्शन भी दिया जा रहा है, जो कि JP8 फ्यूल और डीजल दोनों पर ऑपरेट कर सकता है। मिलिट्री ऑपरेशन में ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की फ्यूल या लॉजिस्टिक को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुल मिलाकर चील यूएवी क्लियर इंडिकेट करता है कि अभी भारत का प्राइवेट डिफेंस सेक्टर भी सिर्फ बेसिक ड्रोन्स तक लिमिटेड नहीं रह गया, बल्कि अभी हाई एंड लॉन्ग एंड्योरेंस आईएसआर और टैक्टिकल सर्वेलेंस इकोसिस्टम को भी डेवलप करने की तरफ रैपिडली मूव कर रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के नए बुलेट प्रूफ ट्रूप कैरियर प्रोग्राम की तरफ से है। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से राष्ट्रीय राइफल यूनिट और एसोसिएटेड हेडक्वार्टर के लिए 159 नए बुलेट प्रूफ ट्रूप कैरियर यानी BPTC व्हीकल को खरीदने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी RFI को इशू किया गया है। सिंपल भाषा में बोले तो आर्मी अभी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और हाई रिस्क कॉम्बैट एनवायरनमेंट में अपने सोल्जर्स को बेहतर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए नए आर्मर्ड ट्रूप कैरियर को इंडक्ट करने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये प्रोजेक्ट भारत के डिफेंस इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अभी RFI इशू करने का मेन ऑब्जेक्टिव आर्मी की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को फाइनलाइज करना और उन इंडियन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है जो कि इस तरीके के प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल को डेवलप और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी की तरफ से वेंडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी वहां पे रखा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उन्हें हर साल कम से कम 60 व्हीकल को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी आर्मी यहाँ पर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पर ही फोकस कर रही है। अभी खास बात ये कि पूरा प्रोजेक्ट बाय इंडियन यानी IDDM कैटेगरी के अंदर लाया जा रहा है। आर्मी अभी मैक्सिमम इंडिजिनस कंटेंट और इंडियन डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देने वाली है, यानी कंपनीज को मोस्टली लोकली डिजाइन और मैन्युफैक्चर वाले सोल्यूशन को ऑफर करने पड़ेंगे। ये बुलेट प्रूफ ट्रूप कैरियर स्पेशली राष्ट्रीय राइफल फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स फ्रिक्वेंटली डिफिकल्ट टेरेन और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में ऑपरेट करते हैं, जहां एम्ब्यूज, आईडी अटैक और स्मॉल आर्म फायर का रिस्क बना रहता है। ऐसे में हेवीली प्रोटेक्टेड ट्रूप कैरियर्स हमारे सोल्जर्स की सर्वाइबिलिटी को काफी हद तक बेहतर करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के नेत्र मार्क 2 AWACS प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत का एयरबॉर्न ईयरली वार्निंग एंड कंट्रोल इकोसिस्टम एक बहुत ही क्रिटिकल एग्जीक्यूशन स्टेज में एंटर कर रहा है, क्योंकि LRD यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नेत्र मार्क 2 के प्राइमरी रडार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP को इशू कर दिया है। सिंपल भाषा में बोले तो अभी DRDO सिर्फ रडार हार्डवेयर को ही डेवलप नहीं कर रहा है, बल्कि पूरा सॉफ्टवेयर डिफाइंड एयरबॉर्न सर्वेलेंस इकोसिस्टम को बिल्ड करने की तरफ मूव कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी मिशन क्रिटिकल एयरबॉर्न रडार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व करने का फैसला किया गया है। अभी नेत्र मार्क 2 की कैपेबिलिटी की बात करें तो करेंट नेत्र मार्क 1 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है। इस सिस्टम को मॉडिफाइड एयरबस A321 प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जाने वाला है, जिसमें लगभग 300 डिग्री की सर्वेलेंस कवरेज प्रोवाइड करने वाली डोर्सल AESA रडार अरे और नोज माउंटेड रडार का इस्तेमाल किया जाने वाला है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका कोर रडार एक एडवांस 4D ऐसा रडार सिस्टम होने वाला है जो कि गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होने वाली है। लेकिन अभी असली चैलेंज रडार हार्डवेयर नहीं बल्कि उसका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बन गया है, क्योंकि रडार को मल्टीपल मोड में साइमल्टेनियसली ऑपरेट करना पड़ेगा, जैसे कि एयर टू सी और लो ऑब्जर्वेबल टारगेट डिटेक्शन। इसके लिए एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग, डाटा फ्यूजन और रडार कंट्रोल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ने वाली है। अभी इस सॉफ्टवेयर को डू 178C जैसे मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड को मीट करने की जरूरत पड़ने वाली है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो रडार सॉफ्टवेयर को कम्प्लीटली फॉल्ट टॉलरेंट, साइबर सिक्योर और रियल टाइम रिलायबल बनना पड़ेगा, क्योंकि अवेक्स एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड में एक फ्लाइंग कमांड सेंटर की तरह होता है। तो अगर ये जैम हो जाता है या इसको अगर कोई हैक कर लेता है तो ये बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर बन जाएगा। अब फ्लाइट ट्रायल से पहले इस पूरे रडार सॉफ्टवेयर को एयरबस की A321 के ग्राउंड रिग सिमुलेशन एनवायरनमेंट में एक्सटेंसिवली टेस्ट किया जाने वाला है, जहां पर इंजीनियर इसकी एवियनिक्स इंटीग्रेशन, लेटेंसी इशू और रियल टाइम रडार परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने वाले हैं, जिसके बाद इसको एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जाने वाला है। कुल मिलाकर नेत्र मार्क 2 अभी सिर्फ एक रडार एयरक्राफ्ट प्रोग्राम नहीं रह गया, बल्कि भारत का एक फुल्ली नेटवर्क सेंट्रिक एयरबोर्न कमांड एंड सर्वेलेंस इकोसिस्टम बिल्ड करने की तरफ बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टेप बन चुका है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।